निवेश की राह में जो भी आर्थिक लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करने में, उन्हें पूरा करने में आपके लिए कौन सा रास्ता सही है? मनी मंत्रा का काम यही होता है आपको समझाने का। हमारी यही कोशिश होती है कि आपका हर आर्थिक लक्ष्य समय अनुसार पूरा किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है आज ऑन द शो। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आ गया म्यूचुअल फंड सेंट्रल, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक जगह पर हो सकेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे काम। न्यू फंड ऑफर में क्या है नया, जानिए कौन से एनएफओ खुले हैं और किन में आपको करना चाहिए निवेश। जानिए टर्म इंश्योरेंस में किस तरह की कवरेज मिलती है और कितने किफायती होते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। चलिए, तो आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूं वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत उसेगी का और साथ ही फाउंडर मनी एड्यू स्कूल अर्नव पंड्या का। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम तमाम बारीकियों से निवेशकों को और दर्शकों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगी एमएफ सेंट्रल का, और इसको लेकर अगर कोई जानकारी मुझे देनी हो तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जुलाई में आरटीएस यानी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांजैक्शंस के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कहा था। और जब म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स और कैम्स ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक खास डिजिटल सोल्यूशन एमएफ सेंट्रल आखिरकार अब लॉन्च कर दिया है। एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश से लेकर सभी सर्विसेज एक ही जगह पर मिल सके, ये प्रदान करता है। और निवेशकों को किसी फंड हाउस की स्कीम में निवेश करना हो, यूनिट्स के रिडेम्पशन और दूसरे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर लॉगिन ना करना पड़े, इस मद्देनजर एमएफ सेंट्रल को लॉन्च किया गया है। लेकिन चलिए इसको और बारीकी से हम समझेंगे। और म्यूचुअल फंड सेंट्रल आखिरकार अर्नव जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ ही गया जहां पर एक म्यूचुअल फंड निवेशक को तमाम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, भले ही वो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना हो, रिडीम करना हो, कोई बदलाव करने हो, वो तमाम बदलावों सहित हम यहां पर म्यूचुअल फंड सेंट्रल को आता हुआ देख रहे हैं। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पहले आप मुझे ये बताइए। तमाम मुद्दों पर हम एक एक कर बात करेंगे। जी, अगर आप देखें कि इसकी जरूरत क्या है, तो जैसे जैसे निवेशक म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है तो उनको पता चल रहा है कि देखिए, पहला तो आपके पास देश में 35 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेस है, फिर उसमें कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है। तो निवेशक को तकलीफ ये होती है कि उसे एक बार निवेश करने के बाद कौन से फंड में या कौन से स्कीम में क्या सिचुएशन है, उस पर कंट्रोल रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने थ्रू इन्वेस्ट किए हुए फंड्स है उसके बारे में आपको डिटेल्स एक जगह पर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि निवेशक अलग अलग तरीकों से निवेश करते हैं, तो उनको एक अपने लिए पूरा और कंप्लीट पिक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड सेंट्रल जो एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी अपने होल्डिंग्स के, सभी म्यूचुअल फंड के सभी डिटेल्स एक ही जगह पे दिखेगी, और ये आगे जाते हुए आप वहां पर ट्रांजैक्ट भी कर सकेंगे। तो ये एक जगह पे सभी इंफॉर्मेशन मिलने से आपको जो एज एन इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के आपके होल्डिंग को मैनेज करने की तकलीफ है, उसमें कमी आएगी। ये एक बड़ा मकसद है और यही गोल है। और राइट, चलिए इस मकसद से इन्हें लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन एमएफ सेंट्रल के लिहाज से दर्शकों को बता दें कि अभी ये 3 फेजेस में जो है वो लॉन्च होगा, 3 चरणों में लॉन्च होगा। पहला जो फेज है जो कि लॉन्च हुआ है वो नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की सुविधाएं आपको देता है। हेमंत जी, हम ये समझें कि नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उससे पहले मुझे ये बताइए कि 3 फेजेस में किस किस तरह से इसे लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही इस वक्त अगर मुझे म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर अपना खाता खोलना है
तो मैं कैसे खोल पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊं? कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली इसकी जो लॉन्च है वो 3 फेजेज में है। एक फेज की लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है और जैसा आपने कहा कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी शुरुआत हो गई है। जो सेकंड फेज होगा वो एक ऐप लॉन्च होगा जिससे आप अपने मोबाइल से जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं, हो गई है। जो सेकंड फेज होगा वो एक ऐप लॉन्च होगा जिससे आप अपने मोबाइल से जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। और तीसरा जो फेज है वो शायद दिसंबर तक शुरू होगा। वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी आपको अगर स्विच इन करना है, स्विच आउट करना है, या आपको फ्रेश एलोकेशन किसी फंड के लिए करना है, या आपको एसआईपी स्टार्ट करना है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो थर्ड फेज में शुरू होंगी। और अभी जो जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शुरू हुई है उसमें अगर आप चाहें तो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, या आपको अपनी ईमेल आपको चेंज करना है, टेलीफोन नंबर चेंज करना है, बैंक डिटेल चेंज करना है। तो इस तरह की जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या कोई मिस्टेक है आपको लगता है कि आपके स्पेलिंग में किसमें, वो आप ठीक करा सकते हैं वहां से। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ जल्दी ही शायद जो ट्रांसमिशन केसेस हैं, डेथ केसेस के हैं, वो शुरू हो जाएगा। और जो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका स्टेटस चेंज होता है तो वो भी कुछ दिनों में इसकी शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि फेज में करना एक अच्छा आइडिया है, तब तक लोग फेमिलियर हो जाएंगे। और जो नए जो क्लाइंट की जो बात कर रहे हो आप, अगर ऑन बोर्डिंग है वो शायद थर्ड फेज में आने वाली है। जो नए क्लाइंट जो हैं वो जब अपना खाता खोल के शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फेज वाइज करने से काफी अच्छा लोगों को समझ आएगा। अगर कोई डिफिकल्टीज हैं, हिकअप्स हैं, तो वो भी समझ में आएंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो इन्वेस्ट करने की सहूलियत हो या ट्रांजैक्शन की सहूलियत हो। और जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री का पूरा, जिस तरह से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल, क्योंकि हम सब अपनी मेहनत की कमाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्नव जी, तो बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारा पैसा वैसे तो फंड हाउसेस के पास जा रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे जो भी हमारा बही खाता मेंटेन किया जाएगा ना, वो कौन करेगा। सेबी की तरफ से फरमान आया है और यहाँ पर कैम्स और के फिनटेक अगर हम देखें तो इन्होंने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। किस तरह से ये दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है और कैसे कैसे हमारे रिकॉर्ड्स को म्यूचुअल फंड हाउसेस से लिया जाएगा और यहाँ मेंटेन किया जाएगा, ये सब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये इंटरलिंक कैसे होगा, थोड़ा सा अगर आप ये टेक्निकलिटीज हमको समझा दे तो। जी, अगर आप देखें तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड कीपिंग की जो डिटेल्स होती है, यानी कि कौन से निवेशक के पास कौन सा फोलियो है, कितने यूनिट्स है, क्या कॉस्ट है, वो सब रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स करते हैं। तो उनके पास ये पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं। अब इंडिया में 2 मेन आरटीए है म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए, एक है केफिन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है कैम्स। तो अभी ये दोनों ने मिलकर अपने रिसोर्सेज पूल करके ये प्लेटफॉर्म बना है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इन 2 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के पास जितने भी म्यूचुअल फंड्स के एज क्लाइंट्स है, उन सभी के रिकॉर्ड्स वो पुल करके आपको अपने एमएफ सेंट्रल के अकाउंट में दिखाई देंगे। तो ये दिस कवर्स वर्चुअली द एंटायर इंडस्ट्री। तो इसमें आप सभी म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग की रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अभी इसमें देखिए, आप प्रोसेस क्या होता है कि आप एमएफ सेंट्रल पे जा सकते हैं आज की तारीख में, और वहां पर पहले एक साइन अप का बटन, तो वहां साइन अप करने के लिए आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, और उसके बाद वो आपको अपना अकाउंट सेटअप करने में, पासवर्ड सेटअप करने में सब क्वेश्चंस पूछते हैं और वहां से आप कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि एमएफ सेंट्रल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी प्रावधान दिया गया है। तो वो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स या जवाब मांगेंगे और हर बार आपको ये 5 में से कोई क्वेश्चन आएगा जो आपका सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा। एक बार आपने साइन अप कर दिया तो आप अपने डिटेल्स के साथ जब आप लॉग इन करते हो तो आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की डिटेल्स फंड हाउस वाइज, फंड वाइज, स्कीम वाइज वहां पर अंदर जाके दिखाई देगी। तो ये आपके लिए एक पूरा सिचुएशन हो गया जहां पर आपको सभी चीजें एक ही लॉगिन में अंदर जाके आपको दिखाई देती है। और वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि जो बैकएंड का जो प्रोसेस है, जो एजेंसीज इसे पावर करती है, उन्होंने अपनी तरफ से अपने रिकॉर्ड्स पुल करके यहां पर आपको ये फैसिलिटी दी हुई है। अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड सेंट्रल के जरिए हम लोगों ने अब अपनी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन का जितना भी कामकाज है, हेमंत जी, वो शुरू कर दिया। अब
अगर मुझे यही चीज म्यूचुअल फंड हाउसेज की वेबसाइट से भी करनी हो तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? अंतर क्या है म्यूचुअल फंड सेंट्रल को इस्तेमाल करने का और किसी फंड हाउस की ऑनलाइन सुविधाएं लेने का? देखिए कविता जी, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी अपनी और उनकी साइट्स हैं, वहां पे जाके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको इंडिविजुअली सबके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट? और उस जगह पे जो आपको जो डिटेल्स मिलेगी खाली उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की मिलेगी। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे एनएससी बीएससी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन वहां पे इशू ये है कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हम जो बात कर रहे थे वो आप वहां पे नहीं कर पाओगे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है एमएफ यूटिलिटी, जहां पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा डुप्लीकेशन है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि शायद इसके फीचर्स जो है वेब सेंट्रल के थोड़े बेटर हों, क्योंकि देखिए कोई भी जब लेटेस्ट एंट्रेंट होते हैं तो उनके पास पहले का एक्सपीरियंस है, और क्योंकि ये दोनों रजिस्ट्रार जो है काफी समय से पूरी इंडस्ट्री का जो है बैकएंड संभाल रहे हैं, तो उनके पास जो एबिलिटी है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली फर्क पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। पर्पज यहाँ पे एमएफ सेंट्रल का यह है कि एक ही जगह पे, जैसे हमने कहा कि चाहे वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपकी अपनी एसेट एलोकेशन आपको देखनी हो, अपने फंड्स की परफॉर्मेंस देखनी हो, पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन क्या है, सारी की सारी चीजें जो है आपको एक जगह पे मिलती हैं। जबकि बाकी जगहों में जैसा मैंने कहा एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म में आप वो सब चीजें नहीं कर पाओगे, एमएफ यूटिलिटी में है। लेकिन फीचर्स देखना पड़ेगा एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि किस तरह के फीचर इसमें और ऐड होते हैं। अच्छा, एक चीज जो मुझे समझनी है अर्नब जी, वो ये है कि क्या इसकी सुविधा लेने के लिए मुझ पर कोई चार्जेस भी लगेंगे, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी, या इसका पैसा मेरे पूरे पोर्टफोलियो मेंटेनेंस में से निकाला जाएगा? चार्जेस क्या क्या होंगे? ये सेवा क्या सस्ती होगी, फ्री होगी? नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो आज की तारीख में भी कोई भी इन्वेस्टर जाके सिंपली अपना साइन अप करके लॉग इन कर सकता है। तो इसमें चार्जेस इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग दी डिटेल्स कोई नहीं है। तो इस तरह से आपको ऐसे नहीं है कि कुछ एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो इन हिसाब से निवेशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जाके यहां पर सभी अपनी डिटेल्स जब एक्सेस कर रहे हैं तब वैसे कोई पेमेंट करना नहीं होता है। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बारे में बात आएगी तब किस प्रकार से सब पेमेंट्स होते हैं वो एक अलग चीज है, वो तो खुलने के बाद ही हमको पता चलेगा। पर एज ऑफ डेट यहां पर कोई चार्जेस नहीं। अच्छा, इससे हेमंत जी मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जो हम म्यूचुअल फंड की भागीदारी की बात करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि अब बढ़ भी रही है हमारे देश में, उसको आगे ले जाने में कितनी सहायता मिलेगी? मुझे लगता है कभी तक काफी फर्क पड़ेगी। ऑलरेडी हमने देखा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो काफी बढ़ चुकी है। और जब भी आप ऐसी कुछ फैसिलिटी देते हैं इन्वेस्टर्स को जहां पे वो ट्रांजैक्शन खुद से कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, तो मुझे लगता है डेफिनेटली उससे जो मार्केट को जो एक्सपेंड करने में जो इसकी जो रोल होगा वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दूसरी चीज हम ये भी समझ लें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट खाली कन्वीनियंस नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के फंड ले रहे हो, कितना एलोकेशन उसमें कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि एक साइड में जब क्योंकि सिंपली ये काफी कन्वीनियंट हो गया और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन काफी अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी से ही खाली इंडस्ट्री जो है एक्सपैंड होगी। वो डेफिनेटली एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का एफर्ट होगा, वो इंडस्ट्री का एफर्ट होगा और इन्वेस्टर्स के खुद के इनिशिएटिव होंगे लेके, ताकि कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर जैसा मैंने पहले कहा, हम ये ना भूलें कि हम बात कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई की, हम ये ना भूलें कि हम बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिससे हमारे सारे ड्रीम एस्पिरेशन जुड़े हुए हैं। तो कन्वीनियंट एक चीज है, लेकिन वो जो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो जो गाइडेंस है, वो जो सही डिसीजन लेने की बात है, उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही बनी रहेगी। तो दोनों का अपना रोल रहेगा इंडस्ट्री को यहां से एक्सपेंड करने में। अच्छा अर्नब जी, एक तरफ तो एमएफ सेंट्रल है जो एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो टाई अप कर रहे हैं, अपनी अप्रोच और अपनी पहुंच निवेशकों तक बढ़ा रहे हैं। भले ही आप तमाम तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स की ही बात करें, हमने देखा है कि अब ये चलन आगे भी बढ़ने वाला है। तो क्या म्यूचुअल फंड सेंट्रल उतना ही लोकप्रिय होगा जिस तरह हम देख रहे हैं अब बाकी तमाम म्यूचुअल फंड बाकी तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे टाई अप्स हो रहे हैं, बाकी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के टाई अप्स हो रहे हैं?
जब म्यूचुअल फंड्स इस प्रकार का टाइप करते हैं तो वो दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड द मार्केट, यानी कि वो अपने यहाँ दायरा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा निवेशक को अंदर लाना चाहते हैं, वो उनका ये एफर्ट होता है। लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तब आपका एक लिमिटेशन आ जाता है, इन द सेंस कि वहां पर जो ट्रांजैक्शन आपने उस प्लेटफॉर्म पे किए है उसी के रिकॉर्ड्स या डिटेल्स दिखाई देते हैं। तो एमएफ सेंट्रल में आपको सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग सब रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आपको एमएफ सेंट्रल में दिखाई दे रहा है वो कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है। आपको आज की तारीख में मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइसेस है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के पास भी ये सब डेटा देख सकते हो, वहां से ट्रांजैक्ट कर सकते हो, कहीं और से कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें भी क्या है कि कोई भी निवेशक जो इसका इस्तेमाल कर रहा है वो उसको ही शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक उनको जानना चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई निवेशक कन्वीनियंस के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहे तो वहां पर भी वो कर सकते हैं। लेकिन एज टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड कि आपको क्या सभी एक ही जगह पे सब कुछ अपना देखना चाहते हो एज फार एज म्यूचुअल फंड का कंसर्न, तो वो आप वहां पर यहां पर कर सकते हो। चलिए, तो हमने अभी चर्चा की है म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए शुरू कर दिया गया है। 3 फेजेस में ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च होगा और अंत में जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फेज है मोबाइल फोन का, यानी एक मोबाइल फोन पे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर पाएंगे और ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनी मंत्रा में अगला मुद्दा है न्यू फंड ऑफर, यानी जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं एनएफओज, उनमें से आपके लिए कौन सा सही है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों को बता दें कि इस बीच अपना कोई भी सवाल हमसे अगर पूछना चाहते हैं तो हम इस वक्त लाइव हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। आप चाहें तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब लाइव मनी मंत्रा पे। शुरुआत करना चाहेंगे और 3 एनएफओज यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन पर हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एबी सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ईटीएफ और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू कंजम्पशन ईटीएफ। ये तीनों ही एनएफओ जो हैं, अगर हम एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, ये अभी तक खुला नहीं है। एबीएसएल निफ्टी हेल्थ केयर ईटीएफ की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को खुला है और 20 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू कंजम्पशन ईटीएफ और ये 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक खुला है, जिसमें आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। एक एक करके सब पे बात करेंगे हेमंत जी। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये एक तरह का पैसिव इन्वेस्टमेंट होगा। कितना इसको तवज्जो देना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए? कविता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंडेक्स फंड है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि पहले हम समझें कि लार्ज कैप जो है, टॉप 100 कंपनीज जो है मार्केट कैप के हिसाब से वो लार्ज कैप कही जाती है। तो अगर हम बात करें निफ्टी 100 की बात करें तो उसमें से जो निफ्टी 50 जो कंपनीज हैं उनको छोड़ के जो बाकी की जो 50 कंपनीज है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। मतलब जो बिल्कुल जो एकदम जो दिग्गज कंपनी है वो टॉप 50 में आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ 50 है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल एक पैसिव फंड है। आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उस पर 1-2 चीजें डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये कि आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपका ऑलरेडी एलोकेशन लार्ज कैप में कितना है। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में एक बायस रहता है कि लार्ज कैप के ऊपर एलोकेशन आपका ऑलरेडी है। ये बात सही है कि अगर आपने एक्टिव फंड के थ्रू लिया है तो हो सकता है कि आपके पास सारे के सारे ये कंपनीज जो है नहीं होंगे। लेकिन अगेन, जैसा मैंने कहा, अगर आपका ऑलरेडी एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा है तो फिर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा एडिशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निफ्टी 50 लेते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 लेते हैं तो पूरी 100 कंपनीज को आप कवर कर रहे हो और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्टॉक हैं वो आपके पोर्टफोलियो में हो। तो अगेन डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आपका एलोकेशन ऑलरेडी लार्ज कैप में कितना है। ऑलराइट, चलिए, समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए हम फटाफट तमाम एनएफओज पे जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह के निवेशकों को किस तरह के एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए। लेकिन क्या एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए, ये भी एक अलग चर्चा का मुद्दा होगा जो कि हम हो सके तो अभी कवर करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अर्नब जी, एबी सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ईटीएफ, हेल्थ केयर में बहुत दिलचस्पी है लोगों की, जिस तरह के रिटर्न हमने आते हुए देखे हैं इस पूरे सेक्टर से। और अगर हम खासतौर से कोविड के समय की बात करें तो यहां पर अच्छा खासा पैसा कमाया
है बहुत सारे लोगों ने, तो क्या इस तरह के ETF में जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से आया है, ETF है ये, इसमें पैसे लगाएं या किसी हेल्थ केयर फंड में पैसे लगा लें जो कि एक्टिवली मैनेज्ड है? देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपको एक हेल्थ केयर फंड यानी कि जो एक सेक्टोरल फंड है उसमें आपको एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो के लिए जरूरत है या नहीं। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये एक ETF यानी कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें फंड मैनेजर की कोई भूमिका नहीं रहती, वो एग्जैक्टली इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। तो ये फंड यानी कि कोई भी हेल्थ केयर या कोई भी सेक्टोरल फंड उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अपना एक कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी रकम है अपने पोर्टफोलियो में और जो थोड़ा एडिशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उनके लिए ही इस प्रकार का है। अभी दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या आपको हेल्थ केयर एज अ सेक्टर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास कई चॉइसेस है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, IT है, तो क्या ये सही है हेल्थ केयर के लिए, वो भी एक चीज है। और तीसरी बात यह है कि क्या एक्टिव और पैसिव इसमें से किस में जाना चाहिए, तो ये सभी एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक निवेशक के लिए डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में क्योंकि हेल्थ केयर में एक बड़ी तेजी आ चुकी है, एक कोविड के हिसाब से इतनी बड़ी एक्साइटमेंट आ चुकी है, तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। तो अगर आपको ये अपने पोर्टफोलियो के लिए चाहिए तभी ही आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इस प्रकार के सेक्टोरल फंड में एक इन्वेस्टर के लिए जगह काफी कम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ICICI Pru कंजम्पशन ETF। हेमंत जी, कंजम्पशन की थीम बहुत ज्यादा चल रही है, खासतौर से हमने जिस तरह से इकोनॉमी को थोड़ा सा बाउंस बैक होते हुए अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और जिस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव आगे बढ़ी है, लोगों को एक बार फिर से घर से बाहर निकलते हुए देखा है, खरीदारी करते हुए देखा है, डिमांड निकल कर आ रही है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ICICI Pru कंजम्पशन ETF आपको कैसे लग रहा है, या वही सवाल अलग से कोई फंड ले ले इसकी यही थीम पर? कविता, मैं टोटली एग्री करता हूं आपके साथ कि कंजम्पशन थीम जो काफी अच्छा करा, मुझे लगता है आगे जाके भी वो अच्छा करेगा। बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, यहाँ पे एक सेक्टर फंड नहीं, एक थीमेटिक फंड की तरह से इसको मैं देखूंगा कि कंजम्पशन एज ए थीम है, तो डेफिनेटली अगर मैं किसी सेक्टर फंड से इसको कंपेयर करूं तो ये ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह की कंपनीज इसमें होने वाली हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे, चाहे वो मल्टी कैप फंड हो या फ्लेक्सी कैप फंड हो या लार्ज कैप फंड हो, ज्यादातर कंपनियां जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएंगी यहाँ पे। हालांकि जैसे मैंने कहा ये ब्रॉड बेस्ड है कंपेयर टू सेक्टर फंड, बट मुझे नहीं लगता अगेन जस्ट बिकॉज ये कंजम्पशन थीम है उसको आप में इन्वेस्ट करना है। आपको पहली बात ये भी देखना है कि ये जो स्टॉक्स हैं, और आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करके देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, और आपको पता है कौन से स्टॉक इसमें होने वाले हैं, वो स्टॉक में ऑलरेडी आपका कितना एक्सपोजर है। अगर वहां पे अच्छा खासा एक्सपोजर है, मुझे लगता है डेफिनेटली होगा ही उसके अंदर, तो फिर आपको ये देखना है कि उसको आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये कंजम्पशन थीम है, उसका एक्सपोजर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर मैं चाहूंगा कि आप इस पोर्टफोलियो में ना जाएं। बट अगर आपके पास कहीं लगता है कि उतना नहीं है तो डेफिनेटली एज ए थीम आई एग्री कि इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है आगे जाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम अगले मुद्दे पे जाएं, जो कि चर्चा का आज आखिरी मुद्दा है मनी मंत्रा में, बताइए दर्शकों को कि शो लाइव जा रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है, झटपट अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपके सवाल हम इस शो में लाइव शामिल कर सके। आगे बढ़ते हैं और हाल ही में हमने देखा होगा कि कुछ निवेशकों के डेट इन्वेस्टमेंट या डेट पोर्टफोलियो में एनएवी अचानक से उनकी फंड की बढ़ती हुई हमने देखी होगी। अर्णव जी, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, टेक्निकल मैटर है थोड़ा सा। DHFL से का जो डिफॉल्ट हुआ था पेमेंट का, वहां से किस तरह की राहत की खबर के चलते हमने डेट फंड्स की, चुनिंदा डेट फंड्स की एनएवी में उछाल आते हुए देखा है। ये पूरा मामला समझाएं सबसे पहले तो। जी, अगर आप देखें तो जून के 2019 में जो DHFL है उसने अपने जो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन, उस पे इंटरेस्ट और पेमेंट में डिफॉल्ट किया था। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग था वो पे नहीं कर पाए थे, तो उस हिसाब से रेटिंग एजेंसीज ने इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डी रेटिंग दे दिया था, जो जंक रेटिंग है। अब जब कोई भी रेटिंग एजेंसी इस प्रकार का रेटिंग कट करके उसे डी दे देती है, तो एज पर रेगुलेशंस ऑफ सेबी, जहां पर वैल्यूएशन नॉर्म सेबी ने दिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स जो इस प्रकार के होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उनको ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज, इस केस में 75% तक का राइट डाउन करना पड़ा था।
तो जब ये हुआ था तब ये सभी फंड्स या ये सभी स्कीम्स जिसमें DHFL के होल्डिंग्स थे, वहां पर आपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट या एक वन टाइम बिग इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब इसके बाद क्या हुआ कि कई म्यूचुअल फंड्स ने नॉट ओनली 75% पर इवन 100% तक का राइट ऑफ कर दिया, तो वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा आया। तो ये हिस्ट्री है कि क्या हुआ था पहले। अब पिछले 2 साल में जैसे पूरे का पूरा DHFL का रेजोल्यूशन प्रोसेस आगे चल रहा था और कई बिडर्स आए थे, तो अब थोड़े समय पहले यहां पर जो बिडिंग का प्रोसेस था वो उसका एक एंड आया था और पीरामल हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी ने DHFL को टेक ओवर कर दिया। अब क्योंकि जो टेक ओवर हुआ उसमें जो रेजोल्यूशन की पूरी अग्रीमेंट था या जो भी डिसीजन था उसमें जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट वापस दिया जाने वाला था, क्योंकि टेक ओवर के बाद जो फंड्स नए आए हैं कंपनी में उसमें से पार्ट ऑफ इट वुड बी यूज की ये सब बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट किया जाए। तो क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट राइट ऑफ कर दिया था तो उनको थोड़ा अमाउंट वापस आया है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में, खास करके डेट फंड्स में, इसमें आपको एक शार्प राइज देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि जिन फंडों ने 100% राइट ऑफ किया था उसमें आपको राइज बड़ा दिखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से 1-2 स्कीम में तो ये 12 to 13% का राइज आ चुका है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये रेजोल्यूशन के बाद पैसा वापस आने के बाद इन निवेशकों के जिनको एक बार एक हिट सहन करनी पड़ी थी, आज वो एक लमसम का बेनिफिट एक राइज इन NAV के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा, तो हेमंत जी अब कुल मिला के सार क्या निकल कर आता है? एक तो ये बात, और दूसरा जो अभी मौजूदा निवेशक हैं इन डेट फंड्स के, क्या इस उछाल के बाद उनको अपने पैसे निकाल लेने चाहिए या उनको बने रहना चाहिए? कविता, सीधी सी बात है, देखिए ये जो दिक्कतें आई थी, जो इश्यूज आए थे, इसके लिए एक बार सेबी ने, जो आपको याद होगा कि साइड पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, उसका पर्पस यही था कि अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग से रखा जाता है और ताकि वो पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट ना करे। जहां जहां पे ऐसा नहीं था, जो इन्वेस्टर्स अभी बने हुए हैं उनको फायदा हुआ, जो इन्वेस्टर निकल गए जहां पे साइड पॉकेटिंग नहीं था उनको उसका फायदा नहीं होगा। बट अगर आप इसलिए बैठे थे कि भाई ये दीवान हाउसिंग का हमको पैसा मिले, मुझे नहीं लगता किसी भी इन्वेस्टर ने इसलिए वेट किया होगा। बट अगर आप ऑलरेडी हैं, आप फंड की परफॉर्मेंस से खुश हैं, आपको लगता है कि वो फंड जो है उसकी अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में जगह है, तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। और डिपेंड करता है आपका एलोकेशन कैसा है, कितना एलोकेशन आपने डेट में किया, कितना आपने इक्विटी में किया हुआ है। अगर आप अपने एलोकेशन से सेटिस्फाइड हैं, उस फंड की परफॉर्मेंस से अदरवाइज सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली ये जो पैसा वापस आया आपको उसका फायदा हुआ और उस फंड में आप बने रह सकते हैं। बट ये अकेला जो कारण है फंड से निकलने का कारण इस स्टेज पे तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो अब ऐसे में मुझे अगर अपने लिए कोई डेट फंड का चुनाव करना हो तो किन किन बातों का मुझे ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह की सिक्योरिटीज में जब म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं, डेट फंड निवेश करते हैं अर्णव जी, तो उनके डिफॉल्ट होने का खतरा कम हो जाए या बिल्कुल नदारद रहे? मैं अपनी तरफ से एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या एहतियात बरतूं? नहीं, एज एन इन्वेस्टर जब भी आप कोई फंड सिलेक्ट करें तो आप ये देखिए कि क्या उस फंड का जो टाइम ड्यूरेशन है, हाँ, तो वो आपके गोल के साथ मैच होता है। पहली बात तो ये, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड लीजिए, लॉन्ग या मीडियम टर्म डेट फंड ना लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो फंड का पोर्टफोलियो उसको भी आप ध्यान से देखिए कि क्वालिटी क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट रिस्क फंड जो आपको बताता है कि मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा हूं रिटर्न्स के लिए, उसके रिटर्न्स देख के शायद आप उसमें चले जाए, लेकिन ये आपके लिए सही ना हो। तो आप देख लीजिए कि जो भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसका क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, क्या उसमें AAA रेटेड कंपनीज का कितना एक्सपोजर है, क्या लोअर रेटेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का कितना एक्सपोजर है, G-Secs का कितना है, उससे आपको पता चलेगा कि इस फंड में रिस्क कितना है। तो ये रिस्क जानने के बाद ही आप निवेश करें, और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज की AAA रेटेड कंपनी है तो उसका रेटिंग डाउन ना हो सके या लोअर रेटेड है तो वो डिफॉल्ट ही करे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इस प्रकार का रिस्क आज की तारीख में जब मैं निवेश कर रहा हूं तो वो क्या मैं बेयर कर सकता हूं या नहीं, और ये देख के आप ही चॉइस करें ताकि आपको कोई सडन सरप्राइज ना आए बाद में कि मुझे पता ही नहीं था, सिर्फ मैंने रिटर्न देख के निवेश किया था। ऐसा ना करें, ये पोर्टफोलियो की ओर ज्यादा ध्यान दें।
ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ये तमाम बारीकियां जो आपको अपने डेट म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपके फंड का भी एक्सपोजर DHFL में है तो आपने भी अपने डेट फंड के NAV में उछाल देखा होगा और अब आपको लमसम पैसा आपके हाथ लग सकेगा। बहरहाल इसी के साथ अब वक्त हो गया है मनी मंत्रा में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे दर्शकों से और देंगे उनके तमाम सवालों के जवाब। इस बीच अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें। एक नंबर है जहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और बाकी हम लाइव हैं इस वक्त ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी, जहां पर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डाल सकते हैं और हम लाइव देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत तुस्तिकी और अर्नव पंड्या। अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है और पहले दर्शक क्या हमारे साथ इन्होंने अपना सवाल हमसे पूछा है। आज जितने भी सवाल है बेसिकली मैं बता दूं, ट्विटर पर तमाम सवाल मैंने मांगे थे जिनको मैंने आज शो में शामिल किया है। और अरविंद गोयल साहब, इनको शायद हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल सोने में निवेश को लेकर है और इन्हें बेसिकली 5,000 की SIP के जरिए अपनी निवेश की शुरुआत करनी है सोने में। किस तरह का विकल्प इनको चुनना चाहिए और क्या ये SIP पर्याप्त है, इसी पर हम इनको सलाह देंगे। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इनका फोन लग जाए और ये हमसे लाइव फोन पर बात कर सके, लेकिन जब तक वो नहीं होता है, अर्नव जी आपके पास में आऊंगी ये सवाल लेकर, किस तरह के निवेश को इनको कंसिडर करना चाहिए जहां तक गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात है। देखिए, इनको गोल्ड में निवेश करना है तो ऑप्शंस काफी सारे हैं इनके लिए, लेकिन क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक नीड है कि हर मंथ एक रेगुलर अमाउंट उनको निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से एक गोल्ड सेविंग्स फंड या गोल्ड ETF इज द बेटर रूट। अब आप देखिए कि नॉर्मल केसेस में आपके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसमें तकलीफ एक ही है कि आपको जब आप चाहिए हर महीने शायद आपको एक निवेश का ऑप्शन ना मिले। दूसरी बात ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का भी है क्योंकि मान लीजिए कि आप हर महीने एक इश्यू में 8-10 इश्यू आपने इकट्ठा किए तो आपको ये 8-10 इश्यू को अपने होल्डिंग स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा। इसके सामने अगर आपको SIP करनी है तो आप गोल्ड सेविंग्स फंड में कर सकते हैं, लेकिन फर्क गोल्ड सेविंग्स फंड और गोल्ड ETF एक्सपोजर उनका सेम ही है, लेकिन फर्क इतना ही है कि क्योंकि गोल्ड सेविंग्स फंड एक गोल्ड ETF में निवेश करता है तो एक एडिशनल लेयर बीच में आ जाता है जिससे उसके कॉस्ट थोड़े बढ़ जाते हैं और इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली थोड़ा रिटर्न गोल्ड ETF का ज्यादा रहता है। लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से SIP के लिए आप गोल्ड सेविंग्स फंड में कर सकते हैं क्योंकि देखिए ETF में आप SIP नहीं कर सकते, उसमें मान लीजिए कि आपको के हिसाब से SIP के लिए आप गोल्ड सेविंग्स फंड में कर सकते हैं क्योंकि देखिए ETF में आप SIP नहीं कर सकते, उसमें मान लीजिए कि आपको हर महीने अमाउंट डालनी है तो आपको हर महीने एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है और ये ही इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि लुकिंग एट हिज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ये गोल्ड सेविंग्स फंड लेते हैं या गोल्ड ETF लेते हैं, उनमें निवेश करने में सबसे किफायती जरिया कौन सा होगा अर्नव जी? किफायती जरिया तो ऑब्वियसली गोल्ड ETF ही है क्योंकि वहां पर आप जब आप खरीदते हैं तो आप अपना नॉर्मल ब्रोकरेज चार्ज देते हैं और इसके अलावा जो एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस है फंड का वो अंदर आ जाता है। एज अपोज टू दिस क्योंकि गोल्ड सेविंग्स फंड में आपको हर साल थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा, तो इफ यू आर बाइंग इट और आप थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हैं तो जो गोल्ड ETF हो वो एक्सपेंस की दृष्टि से आपको कम पड़ेगा और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्मल गोल्ड ETF और गोल्ड सेविंग्स फंड जो सेम फंड हाउस के है उसको कंपेयर करेंगे तो गोल्ड ETF का रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ। फोन पर हमारे साथ हैं गीतांग प्रताप सिंह। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा ट्विटर पर। और बताइए, आपने जो जानकारी दी है ना गीतांग, वो बहुत लिमिटेड है। मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जो आपने खरीद ली और आपको लगा कि वो गलती से खरीदी गई पॉलिसी है या आपको गलत पॉलिसी बेच दी गई है? कब ली थी? पॉलिसी ली थी मैम 2013-14 में। हाँ। कुछ LIC की पॉलिसीज थी, तो मनी बैक पॉलिसी, कुछ जीवन आनंद एंड जीवन सरल करके। अच्छा, एक नहीं है, एक से ज्यादा है? हाँ, 2-3 पॉलिसीज है। लेटर ऑन हमने कुछ फाइनेंशियल स्टडीज की और पता चला कि कुछ इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज से अच्छा है कि कुछ इक्विटीज में या कुछ अपना मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस इंश्योर करने के अलावा सारा इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड करना। तो वो सारा स्टडी करने के बाद लगा कि इन जगहों में पैसे क्यों डालना। तो हाउ टू कम आउट ऑल दिस पॉलिसीज, कैसे इनको बंद करें, कैसे अपना पैसा निकालें, इस तरह के सवाल। तो मुझे ये बताइए, अभी आपने इनमें प्रीमियम भरना बंद कर दिया है क्या? कुल मिला के कितना प्रीमियम होगा तीनों पॉलिसीज का? तीनों पॉलिसीज का मिला के मेरा 70,000 to 80,000 आता है ईयरली। 70 से 80 हजार सालाना आता है। अच्छा, और प्रीमियम भर रहे हैं कि अभी रोक दिया? लास्ट 1 ईयर से बंद कर दिया है, इसके पहले तक हमने भरा है। तीनों में 3-4 अगर पकड़ के चलूं तो? हाँ, LIC की तीनों बंद कर दी है। और इसके अलावा हम लास्ट 15 से हमने ऑलमोस्ट इक्विटी पे ही सारा कंसंट्रेशन कर रखा है, म्यूचुअल फंड का। तो कब ली होंगी ये पॉलिसीज? कोई आपने बताया था शायद 2013-14 में ना? ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी मामला अब समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने जो ट्विटर पे सवाल दिया था मुझे, वो केवल एक ही लाइन का था। हेमंत सर, अभी अब इनको हम अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। 2013-14 में ये 3 पॉलिसी अगर हम पकड़ के चले, कह रहे हैं कि LIC की है, उसमें ट्रेडिशनल प्लान भी है, मनी बैक पॉलिसीज भी हैं। 70 से 80 हजार देखिए ये सालाना पे करते थे इनके प्रीमियम के तौर पर। पिछले 1 साल से इन्होंने बंद किया हुआ है। अब छुटकारा कैसे पाएं? कविता, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने रियलाइज किया, खुद ही कर लिया। जी बिल्कुल, हाँ। ऑब्वियसली उसका आपको प्राइस पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने थोड़ा समय के बाद रियलाइज किया। आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास आगे जाके लंबा समय है, अभी भी अगर आप वेल्थ क्रिएशन अपना करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है। और आपने जो स्टेप्स ऑलरेडी लिए कि जैसे आप इन्होंने कहा कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो बहुत ही सही डिसीजन है। और वो भी अगर आप मान लीजिए थोड़ी SIP के थ्रू करें तो जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है वो भी कम होता है, जो आपको जो सही पोटेंशियल जो इक्विटी का मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। अब जहां तक इन पॉलिसीज का सवाल है, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मनी बैक का तो उन्होंने प्रीमियम देना बंद कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी इन्होंने पॉलिसीज की बात की, उनके रिटर्न जो है बहुत ही लो है। ना तो वो आपको उस तरह का इंश्योरेंस कवर देंगे जिस तरह का आपको चाहिए हो सकता है अपने लिए, जिस तरह का रिस्क कवर चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह का रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिलना चाहिए, तो उसके किसी भी तरीके से वो जस्टिफाई नहीं करता है। तो मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन है, आप जहां जहां पे पॉसिबल है आप उन पॉलिसीज को सरेंडर कर दीजिए। ये बात क्योंकि आपका टाइम भी हो चुका है, तो मुझे लगता है आपको ऑलमोस्ट 90% तक आपको उसका पैसा मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप वो अपने इंश्योरेंस एजेंट से, इंश्योरेंस कंपनी से बात करके देख सकते हैं कि कितना पैसा आपको मिलेगा। बट वो सही स्ट्रेटेजी मुझे लगता है वो यही होगी कि उनको आप सरेंडर करें, वो जो पैसा मिले और आप अपना वेल डिफाइंड टाइम होराइजन से अच्छे किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएं और टर्म प्लान ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिस्क कवर भी करना है। तो वो टर्म प्लान और एक कॉम्बिनेशन जो म्यूचुअल फंड का है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रहेगा। यकीन मानिए कि जो भी आपको इतने समय में नुकसान हुआ होगा कि आपने रिटर्न अच्छे नहीं मिले या जो भी आपको पे करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं इक्विटी फंड्स आपको मदद करेंगे ओवर ए लॉन्गर पीरियड, कि ना ही आप उसको पूरा कर पाए बल्कि अच्छे से अपनी एक वेल्थ क्रिएशन कर पाए। गीतांग, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ, आपको सलाह समझ में आ गई? और मेडिक्लेम इंश्योरेंस वो तो अलग से ले रखा है ऑलरेडी। मेडिकल लिया हुआ है? यस, मेडिक्लेम हमने खुद का भी ले रखा है, कॉर्पोरेट का भी है। बहुत समझदारी का काम किया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बाकी तमाम पॉलिसीज पर भी आपको सलाह समझ में आ गई है। जल्द से इसको अमल पे लाइए। और हाँ, जैसे कि रियलाइज आपने कर ही लिया है, आगे बिना सोचे समझे आप इस तरह की पॉलिसी में पैसे ना लगाएं। अगले दर्शक राजेश राजपारा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी। हाँ जी मैम। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बताएं कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं?
मैं यहाँ पे जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा। और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, अभी थोड़ा ये सुनने में आया था कि म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एक अपना कॉमन एक प्लेटफॉर्म आने वाला है फ्रॉम 31 दिसंबर आई गेस। तो वो उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए और उसके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स है उसको क्या फायदा होगा उससे। चलिए, इससे पहले अगर आपने शो का पहला आधा घंटा देखा होता तो आपको बहुत डिटेलिंग से बातें समझ में आ गई होती, लेकिन अर्णव जी मेरे ख्याल से कुछ बातों को आपको शायद फिर से दोहराना पड़ेगा। बताएं, जिस प्लेटफॉर्म की ये बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये आखिरी फेज की लॉन्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी, मेरे हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो MF सेंट्रल ही है। तो आज की तारीख में www.mfcentral.com पे आप जा सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म लाइव हो चुका है। तो ये प्लेटफॉर्म पे आपको अपने सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एक ही जगह पे दिखाई देंगे। आप म्यूचुअल फंड हाउस वाइज देख सकते हैं, आप उसे स्कीम वाइज देख सकते हैं, आप वहां पर कई प्रकार के दूसरे प्रकार के एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, यानी कि कितना डेट में है, कितना इक्विटी में है, ये सब भी चीजें आपको वहां दिखाई देगी। तो ये एक जरिया है जहां पर आपको सभी चीजें एक जगह पे मिलेगी। दूसरी बात ये भी है कि आप धीरे धीरे करके वहां पर आपके पहले नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और आगे जाते हुए दिसंबर के बाद आप वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि खरीद बेचना यूनिट्स का स्विच करना एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, ये भी आप दिसंबर के बाद कर सकेंगे जैसे फेज 3 लाइव होगा। तो ऑलरेडी ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो लाइव हो चुका है। तो आप एज एन इन्वेस्टर वहां जाके अपनी स्थिति या अपने डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने पैन नंबर और मोबाइल फोन नंबर के जरिए आप वहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये स्पेसिफिक पैन और मोबाइल फोन से लिंक है वही आपको वहां दिखाई देगी। तो कई बार क्या होगा कि मान लीजिए आपने बहुत पुरानी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ले रखी है जहां पर आपने अपना ना पैन या ना मोबाइल अपडेट किया है, तो वो शायद आपको दिखाई न दे। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में पिछले कई सालों से तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपसे पैन डिटेल्स, मोबाइल फोन, ईमेल आईडी ये सभी लिया जाता है। तो वो सभी आपको वहां पर आराम से दिखाई देगी क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड्स म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स या म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के पास है। तो वो वहां से पुल करके आपको अपने अकाउंट में दिखाई देने वाली। बहुत खूबसूरती से और इन डेप्थ तरीके से समझाया है राजेश। आपको समझ में आ गई पूरी बात? हाँ जी मैम उसमें एक क्वेश्चन और भी था कि जैसे अभी सर ने बताया कि दिसंबर के बाद हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। तो अगर मुझे कोई सपोज कोई SIP है उसमें से अगर मुझे सिस्टमेटिक विड्रॉल करके अगर किसी और प्लान में स्विच करना है तो वो प्लेटफॉर्म पे भी मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। अर्णव जी, क्या दिसंबर से हम ये कर पाएंगे? जी, जैसे ही थर्ड फेज लाइव हो जाएगा तो उसमें वो इस प्रकार के आप सभी ट्रांजैक्शंस भी वहां पर कर पाएंगे। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, एज लॉन्ग एज कि वो म्यूचुअल फंड उस स्टेटमेंट में या उस होल्डिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है तब आप वो ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। ऑलराइट, www.mfcentral.com राजेश ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा जितेंद्र मल्ली साहब का और इन्होंने भी अपना सवाल ट्विटर पर मुझे भेजा है। नंबर नहीं दे पाए ये, तो इनसे बात नहीं हो पा रही है। बहरहाल हेमंत सर, इनका सवाल ये है कि रिटायरमेंट का इन्होंने अपना कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है जहां पर कह रहे हैं कि 20 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद इन्हें 2 लाख रुपए हर महीना जरूरत होगी रोजमर्रा, मतलब पूरा जो इनका महीने का जो खर्चा होगा उसके लिए। तो अभी से किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करें और कितने से शुरुआत करें? कविता, सबसे अच्छी बात 20 साल पहले ही ये अपना प्लानिंग कर रहे हैं तो आई थिंक बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। और जैसा इन्होंने कहा कि मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया है अपने रिक्वायरमेंट के लिए, तो 2 लाख रुपए इनको उन्होंने कहा कि पर मंथ उनके एक्सपेंसेस के लिए लगेगा। तो एनुअली बेसिकली इनको चाहिए करीब 24 लाख। तो 24 लाख अगर आपको जनरेट करना है, अगर मैं 6% पोस्ट टैक्स रेगुलर इनकम समझ के चलूं तो इनको करीब 4 करोड़ का कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनको ये समझना है कि
उसके आगे भी इन्फ्लेशन की वजह से उनके एक्सपेंसेस जो है बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोविजन भी इनके पास होना चाहिए। अब इनको अगर ये मान लीजिए सिर्फ म्यूचुअल फंड से 4 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, तो यहां से अगले 20 साल में उनको 40,000 रुपए हर महीने 40,000 पर मंथ एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तब भी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो फेज आएगा जब इनको वो पैसे की जरूरत होगी, तो मैं चाहूंगा कि वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अपना पैसा निकालें। तो क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन फेज जो है 20 साल का, वहां पे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, और एक बार जो डिस्पर्सल स्टेज जो आएगी, जब उनको पैसे की जरूरत होगी, तो वो किसी अच्छे हाइब्रिड या तो बैलेंस एडवांटेज टाइप या इक्विटी हाइब्रिड तरह की फंड में चले जाएं। उसका फायदा ये होगा कि एक तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अपना पैसा हर साल हर महीने निकाल पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट में है। दूसरी बात, आपको ये भी नहीं भूलना है कि इसके अलावा भी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ना चाहिए, ताकि आप इन्फ्लेशन को आगे जाके आप कवर कर सको। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है, क्योंकि आप हर महीने जब पैसा निकालते हो, तो आपको अपना पैसा और कैपिटल गेन दोनों का मिक्स मिलता है, तो जो टैक्स इंसिडेंस जो है वो काफी कम होता है, क्योंकि डिविडेंड जो है अभी के हिसाब से वो आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं। तो एक तो ये कि इक्विटी में जाए, 40,000 रुपए इन्वेस्ट करें, कंटिन्यू करें प्रोसेस को 20 साल, जब समय आए पैसा निकालने का, तो जैसे मैंने कहा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में किसी अच्छे हाइब्रिड फंड में लीजिए, ताकि पैसा ग्रो भी हो और आपको सिस्टमैटिकली पैसा जो है वहां से मिल सके। तो मुझे लगता है इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो डेफिनेटली जो उनका गोल है 2 लाख रुपए जनरेट करने का, वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, सूर्या त्रिपाठी जी। नमस्कार, गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग मैम, बिल्कुल ठीक हूँ मैम। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में जानकारी दें। मैम मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। और मेरा टर्म इंश्योरेंस से संबंधित सवाल है। पूछिए ना। मेरा पहला सवाल ये है कि जब सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए IRDA के दिशा निर्देश एक समान है, तो विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो में एक बड़ा डिफरेंस देखने को क्यों मिलता है? क्या अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के अपने छुपे हुए एक्सक्लूजन होते हैं? क्या बात है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा मैम इसी संबंधित, क्या इंश्योरेंस कंपनियों में प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, सुनामी, आकाशीय बिजली आदि से हुई मौतों के मामले में भी इंश्योरेंस कंपनियां द्वारा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? और लास्ट मेरा थर्ड क्वेश्चन है, क्या इंश्योरेंस एक्ट सेक्शन 45 के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी जारी होने के 3 साल बाद आए हुए डेथ क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हैं? चलिए, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं और आपको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा वो तमाम दर्शक जो कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर इस तरह के सवाल अपने जहन में रखते हैं, उनको भी हम क्लैरिटी दे पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो इन्होंने पूछा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अलग अलग क्यों होता है, अर्नव सर, इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हिसाब से कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम सेटल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने किस प्रकार का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, या वो इज इट कंप्लीट, या कहीं हैज सम इंफॉर्मेशन बीन मिस्ड आउट, या क्लेम के प्रोसेस में कोई तकलीफ है, ये सभी को देखते हुए कंपनी क्लेम सेटल करती है। तो इट इज ऑब्वियस कि कई कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो थोड़े में आपको फर्क दिखेगा, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि एज अ कस्टमर आपने क्या सही इंफॉर्मेशन दी है और आपने सही प्रोसेस भी फॉलो किया है, जिसके हिसाब से कई बार क्लेम्स में डिफरेंस आता है। तो ये एक चीज है एज टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसके अलावा जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर सवाल पूछे हैं, मेरे ख्याल से आप वो भी जवाब में रोपन कर दीजिए। जी, तो दूसरी बात यह है कि टर्म पॉलिसी में आपको ये दिखाई देगा कि कई कंपनीज अपने अपने काफी सारे कंडीशंस रखते हैं जो फुलफिल होने पे आपको क्लेम नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली मैं हर एक कंपनी की सेम नहीं होती, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, लेकिन कई सारे इसमें से आपको कॉमन मिलेंगे। तो मैं आपको सिर्फ थोड़े एग्जांपल्स के तौर पे दोहरा देता हूं। फॉर एग्जांपल, वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशंस में द कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट योर क्लेम। उसी तरह मान लीजिए कि कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसमें भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। एक और चीज होती है कि इफ यू आर यूजिंग और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो उसमें भी कंपनीज क्लेम रिजेक्ट करती है। एक और कंडीशन होती है कि डेथ इन टर्म्स ऑफ
एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, वो भी कई कंपनीज अपने कंडीशंस में एक एक्सक्लूजन के तौर पर रखती है। उसी तरह कोई इलीगल एक्टिविटी करने में डेथ हो जाती है तो वो भी क्लेम डिसअलाउ हो जाता है। उसी तरह कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में डेथ हो या रेसिंग में डेथ हो, ये भी एक क्लॉज होता है, मैंने देखा है कई सारे कंपनीज के पॉलिसीज में। और सुसाइड पर क्या रूलिंग होगी इनकी? नहीं, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी एज लॉन्ग एज कि इट इज नॉट अ फ्रॉड तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जो नई गाइडलाइंस आई थी वो इस पे एप्लीकेबल होती है, तभी इस प्रकार का आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। सूर्या जी, आप हैं मेरे साथ फोन लाइन पर? जी मैम। पूछिए, और क्या पूछना चाहते हैं? मैम, सर ने एक बहुत ही अच्छा जो बीच में बात की हुई थी वार टाइम की, तो एक्चुअल में हार्वर्ड सर्विसेज में मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मेन खास क्वेश्चन यही होगा कि जब हमने जो है अपना सारा कुछ जो है डाटा दिया हुआ है कि मैं हार्वर्ड सर्विसेज से बिलोंग करता हूँ और कंपनी ने सारी कुछ जो है फॉर्मेलिटीज करते हुए देखा जो है, तो उसके बाद भी क्या क्लेम सेटलमेंट में आर्मर्ड ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का कोई ऐसा आपने अंडरराइटिंग तो दी होगी ना साथ में जब पॉलिसी ली होगी तो? जी मैम, दी है ना आपने, और वो कंपनी ने मान भी ली है? जी एक्सेप्ट किया। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका प्रीमियम बढ़ा होगा नॉर्मल प्रीमियम के मुताबिक की तुलना में? जी है ना? हाँ, अर्नब सर क्या सलाह देंगे? नहीं, तो इस केस में तो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ। और वो भी रिटर्न अंडरटेकिंग देने के बाद Exactly. तो उस हिसाब से क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन फैक्ट है। तो इस हिसाब से ये क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो उसमें और इन एडिशन क्या कि जो हायर प्रीमियम है उसका भी कॉस्ट कंपनी ने अंदर जोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी ये सभी कंडीशंस को फॉलो करती है, लेकिन कई कंपनी चूज भी करती है कि दे विल अंडरटेक अ रिस्कियर कवरेज ऑन लाइफ बाय गेटिंग द कस्टमर टू पे अ हायर प्रीमियम। तो इस हिसाब में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सूर्या जी, अगर कंपनी को कोई इशू होता तो वो आपको पॉलिसी ही देती नहीं मेरे ख्याल से। अगर आपने अंडरराइटिंग भी दे दी है और आप प्रीमियम भी भर रहे हैं तो आपको बेफिक्र रहना चाहिए। किसी भी तरह के क्लेम रिजेक्शन की कोई गुंजाइश यहाँ पर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बशर्ते आप अपने नॉमिनीज को जरूर चुन लें, उनका नाम जरूर डाल दें। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह मिल गई हो और समझ में आ गई हो। और अगला सवाल, आखिरी सवाल होगा शो का, जो कि मैं हेमंत जी को दूंगी। शिव प्रसाद का सवाल है ये, और इन्हें बेसिकली अपनी रिटायरमेंट और अपनी बेटी की शादी के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है। 10 साल के बाद चाहिए इनको 2 करोड़ रुपए, 15 साल के बाद भी इनको चाहिए 2 करोड़ रुपए, और पूछ रहे हैं कि क्या एसआईपी के माध्यम से अगर निवेश करते हैं तो दोनों ही लक्ष्य क्या पूरे हो पाएंगे? हेमंत जी। कविता, प्रोसेस इन्होंने जो बिल्कुल किया बिल्कुल सही है। हाँ। टारगेट बनाया है, समय बताया है, गोल बताया है कितना है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतना लंबा समय नहीं है जितना गोल्स के लिए होना चाहिए। उसके लिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है काफी बड़ी होगी। तो अगर हम उनके डॉटर की मैरिज की बात करें तो करीब 10 साल में उनको अगर 2 करोड़ चाहिए तो 12% अगर मैं अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान के चलूं तो करीब 80,000 उनको हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। और अपनी जो रिटायरमेंट का गोल है उसमें क्योंकि 15 ईयर्स का टाइम है, वहां पे उनको करीब 40,000 इन्वेस्ट करना होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि 5 साल के फर्क से ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट में इतना फर्क पड़ गया। तो हमेशा सलाह ये है कि जितना जल्दी हो सके आप अपना प्रोसेस को शुरू कीजिए ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हो। और अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो कम रकम से आप बड़ी रकम बना सकते हो। बट इनके केस में इनको तकरीबन 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। मुझे ये बताएं कि अभी अगर इनके पास उतनी क्षमता नहीं होगी तो जितना उनके पास मुमकिन हो सके उससे शुरुआत करें, और कौन कौन से फंड्स आप उनको रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि जब आपके पास अगर समय उतना है या आपके पास उतना पैसा नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ गोल्स ऐसे हैं जो आप पोस्टपोन कर पाते हैं। जैसे रिटायरमेंट को आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो, तो वही एक तरीका है। लेकिन दूसरी बात यह कि जितना भी पैसा हो उससे शुरुआत कीजिए। आगे जाके जैसे जैसे इनकम बड़े कोशिश कीजिए कि इसको बढ़ाने के लिए। जस्ट बिकॉज इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इंटिमिडेट होकर आप उसको प्रोसेस को शुरू मत कीजिए, वो बिल्कुल गलत होगा। जहां तक फंड्स का सवाल है, क्योंकि समय 10 से 15 साल है, तो मैं चाहूंगा कि इनका फोकस जो है वो फ्लेक्सी कैप या जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके ऊपर हो। जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा फंड है, एक्सिस
फोकस, मिरर फोकस, ये 3-4 फंड ऐसे हैं जो बहुत हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है, इनसे अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। जैसे मैंने कहा, जितना पैसा आप डाल सकते हैं वो डालिए और कोशिश कीजिए कि आगे जाके थोड़ा थोड़ा पैसा आप उसको बढ़ाते रहिए। ऑलराइट, तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज और मिड कैप फंड शामिल किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। समय अच्छा है, 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है इनका। लेकिन मेरा सवाल ये भी होगा कि जो इन्होंने कॉर्पस इकट्ठा करने का मन बनाया है ना हेमंत जी, वो कितना प्रैक्टिकल है? क्या एक जरूरत पड़ेगी इनको अपने गोल्स को एक बार फिर से रिविजिट करने की? देखिए, एक होता है कविता देखना कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। हाँ, ओके, वो तो आप डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स देखते हैं, समय कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, वो आप देखते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी एक लिमिटेशन ये होती है कि आपके पास समय कितना है। जो समय है वो तो फिक्स है। कुछ गोल, जैसा मैंने कहा, उसको आप आगे पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ गोल्स को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। फिर आपको वहां पे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और हो सके तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश भी ये करनी होगी कि जो अपने गोल्स हैं उसको रीसेट करें, उनको मोर प्रैक्टिकल बनाएं, मोर अचीवेबल बनाएं, ताकि वहां तक जाके आप उसको अचीव कर पाएं। रिक्वायरमेंट एक अलग चीज है, कितनी आपकी कैपेसिटी है वो भी देखना बहुत जरूरी है। दोनों को कहीं ना कहीं मैच करके आपको अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाना। चलिए, मूल बात तो यहाँ पर यह है कि निवेश की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके निवेश के लक्ष्य क्या है। उसके मुताबिक आप अपने लिए निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन याद रखें कि आप अपने भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवा सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने सवाल डालिए। आप चाहें तो मेरे ट्विटर पर भी अपने सवाल डाल सकते हैं और एक एक करके आपके सवाल हम इस शो में शामिल करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।